दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां 50 साल तक राजनीति सिर्फ दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमते रही हो, जहां फिल्म सितारे भगवान की तरह पूजे जाते हो, जहां नेताओं की तस्वीरें सिर्फ पोस्टर नहीं बल्कि भावनाएं से बन चुकी हो, और अचानक एक चेहरा आता है, कुछ ही महीनों में चुनाव लड़ता है और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु की असली राजनीति है, और इस कहानी का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी थलपति विजय। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ विजय की जीत की नहीं है, कहानी है AIADMK को टूटने की, DMK के कमजोर पड़ने की, द्रविड़ राजनीति की बदलने की और तमिलनाडु में शुरू हुई एक नए राजनीतिक युग की। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे विजय आखिरी इतने लोकप्रिय क्यों हुए, AIADMK में बगावत क्यों हुई, और क्या DMK का मॉडल अब खत्म हो चुका है, और क्या दक्षिण भारत की राजनीति अब पूरी तरह बदलने वाली है। वीडियो बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों उत्तर भारत के बहुत सारे लोग विजय को सिर्फ एक साउथ सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु में उनकी लोकप्रियता अलग स्तर पर है। उनकी फिल्म रिलीज होने का त्योहार मनाया जाता है, फैंस दूध से पोस्टर हलाते हैं, कई जगह उनकी तस्वीरों की पूजा की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार को राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी। असल में विजय लंबे समय से राजनीतिक मुद्दों पर बोलते रहे हैं, नीट परीक्षा का विरोध, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, ड्रग्स, भ्रष्टाचार और इत्यादि। इन मुद्दों पर विजय लगातार बयान देते रहे। धीरे धीरे उनके फैंस क्लब राजनीतिक संगठन में बदलने लगे और फिर उन्होंने बनाई अपनी पार्टी TVK यानी तमिलनागा वेत्ती कमजगम यानी तमिलनागा वेत्ती कड़गम। शुरुआत में लोगों को लगा ये भी बाकी एक्टर्स की तरह कुछ समय राजनीति करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, लेकिन विजय ने अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री बनने का दाव नहीं किया, उन्होंने जमीन पर संगठन खड़ा किया, युवा वोटर्स पर फोकस किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद को DMK और AIADMK को दोनों के विकल्प के रूप में पेश किया। दोस्तों ये सवाल बहुत जरूरी है, आखिर तमिलनाडु में फिल्म स्टार राजनीति से इतने सफल क्यों होते हैं। क्यों MGR सफल हुए, जयललिता सफल हुई, करुणानिधि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और अब विजय भी उभर रहे हैं। इसका जवाब है तमिलनाडु की राजनीतिक संस्कृति में छिपा है। दरअसल तमिल सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं देता, यहाँ फिल्म का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने के लिए भी होता है। MGR फिल्मों में गरीबों के मसीहा बनते हैं, लोगों ने स्क्रीन वाले MGR को असली जिंदगी का हीरो मान लिया। जयललिता ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया। अब विजय भी फिल्मों में अक्सर सिस्टम से लड़ने वाले किरदार निभा रहे हैं। युवा वर्ग उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे के रूप में देखता है, यानी सिनेमा और राजनीति का मेल तमिलनाडु में नया नहीं है। अब बात करते हैं इस फ्लोर टेस्ट की जिसने पूरे देश का सीधा ध्यान खींचा। विजय के पास बहुमत नहीं था, उन्होंने 118 विधायक चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 105 प्रभावी वोट थे। ऐसे में लग रहा था कि सरकार गिर सकती है, लेकिन फिर अचानक राजनीति बदल गई। कांग्रेस का समर्थन दिया, लेफ्ट पार्टियां साथ आ गई और सबसे बड़ा झटका, AIADMK में कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी विपक्ष के विधायक भी विजय के साथ आ गए। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ राजनीतिक रणनीति थी या AIADMK के अंदर सब कुछ पहले से टूट चुका था। दोस्तों AIADMK की मौजूदा हालत समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। इस पार्टी की शुरुआत की ही बगावत से हुई थी। MGR ने DMK से अलग होकर AIADMK बनाई, फिर जयललिता का दौर आया। उसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि पार्टी पूरी तरह उनके चेहरे पर टिक गई, लेकिन 2016 में जयललिता की मौत के बाद पार्टी कमजोर होती चली गई। फिर शुरू हुई OPS बनाम EPS लड़ाई, शशिकला विवाद, दिनाकरन की बगावत और अब नया विद्रोह, यानी पार्टी लगातार टूटती गई। अब हालत यह है कि पार्टी के कई नेता मानते हैं कि EPS सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे थे, इसी वजह से बगावत बढ़ती चली गई। दोस्तों DMK अभी भी तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन उसके सामने भी कई चुनौतियां हैं। पहले चुनौती एंटी इनकम्बेंसी, यानी लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद जनता बदलाव चाहती है। दूसरी चुनौती युवा वोटर्स, नई पीढ़ी पुराने राजनीतिक नारों से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। तीसरी चुनौती भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप। यही विजय को मौका मिला, उन्होंने खुद को नई राजनीति के चेहरे के रूप में पेश किया। अब सवाल है कि विजय जनता को क्या दे रहे हैं। उन्होंने कई वादे किए हैं, मुफ्त बिजली, शराब की दुकानों पर निरंतर, एंटी ड्रग अभियान,
युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा सुधार। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली वह सवाल है, क्या तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था इसे संभाल पाएगी? क्योंकि मुफ्त योजनाएं का बोझ राज्य सरकार के बजट पर पड़ता है। अगर राजस्व नहीं बढ़ा तो कर्ज भी बढ़ सकता है। यानी विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकप्रियता आर्थिक वास्तविकता के बीच असंतुलन बनाना। दोस्तों, विजय की सबसे ज्यादा आलोचना तब हुई जब उन्होंने अपने ज्योतिषी को सरकार पद दे दिया। यह मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं था, यह वैज्ञानिक सोच बनाम अंधविश्वास की बहस बन गया। तमिलनाडु लंबे समय से तर्कवाद और रैशनलिज्म की राजनीति का केंद्र रहा है। पेरियार जैसे नेताओं ने अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाया। ऐसे में जब नया मुख्यमंत्री ज्योतिषी को सरकारी पद देता है तो विवाद होना तय है। हालांकि विरोध बढ़ने के बाद फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया विजय को अभी राजनीति की बारीकियां सीखनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेंगे या भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा भूमिका निभाएंगे? क्योंकि आज दक्षिण भारत की राजनीति तेजी से बदल रही है। तेलंगाना बदला, कर्नाटक बदला, आंध्र प्रदेश बदला, अब तमिलनाडु में भी बदलाव दिख रहा है। अगर विजय सफल होते हैं तो दक्षिण भारत की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? अंधभक्ति। जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, जब नेता जवाबदेही भूल जाते हैं। तमिलनाडु ने कई बड़े नेता हुए हैं, एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता, अब नया नाम विजय। लेकिन इतिहास यही कहता है, किसी भी लोकप्रियता में जनता का काम सिर्फ नेता चुनना नहीं, बल्कि उनसे सवाल पूछना भी रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए, क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति बदल पाएंगे या यह सिर्फ एक स्टारडम का असर है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।